Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Said Akat from Bidar, Karnataka. ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के क्वाड्रेचर चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम है. फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू टी बाई इज इक्वल टू ए साइन क्यू टी. ये एक इक्वेशन होता है, हाइपोसाइक्लॉइड का इक्वेशन है. इसको सबसे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और इससे हम प्लॉट करने में हमारे आसानी होगी. तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, एक्स अपान ए कर दें, यहाँ पर ए को ट्रांसफर कर देंगे तो ये कॉस क्यूब टी हो जाएगा. इसी तरीके से वाई अपान वी करेंगे तो ये साइन की पावर 3t हो जाएगा. अब इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3 लिख सकते हैं. तो x अपान ए जब हम यहाँ पर कॉस की वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 कॉस टी हो जाएगा और बाई अपान वी की पावर भी 1/3 हो जाएगी साइन टी की वैल्यू. अब कॉस स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर लेंगे, यानी x अपान ए की पावर 2/3 हो जाएगी और इसमें ऐड करेंगे इसको y अपान वी की पावर भी 2/3 हो जाएगी. यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी प्लस का साइन स्क्वायर टी, यानी दोनों साइड स्क्वायर करके ऐड कर दिया. ये वैल्यू कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी. इस तरीके से हमारे ये एक हाइपोसाइक्लॉइड का इक्वेशन कार्टेशियन फार्म में मिल गया है. इसको इस फार्म में भी लिख सकते हैं, एक्स अपान ए की पावर 2 होल पावर 1/3 प्लस वाई अपान वी होल अब स्क्वायर की पावर 1/3 इज इक्वल टू 1. इस फार्म में लिखा इसलिए क्योंकि ये बताने के लिए कि ये x और y दोनों में इवन पावर है, और जब इवन पावर होगी तो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये कर्व. और हम देखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म भी मौजूद है तो ऑरिजिन से पास नहीं होगा. वैसे तो ये हाइपोसाइक्लॉइड है, बहुत फेमस कर्व है, तो इसका हमें फिगर याद होना चाहिए. और इसको अगर हमें ट्रेस करना है तो उसके लिए कर्व ट्रेसिंग में जाना होगा. तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस स्पाइन पर ये कस्प है, यानी यहाँ पर दो ब्रांच हैं और दोनों की टेंजेंट एक ही है, ये लाइन एक्स एक्सिस. ऐसे इस पॉइंट बी पर भी ये पॉइंट ए नाम दे दें. ये ओरिजिन है तो ये डिस्टेंस ए अगर लेते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ए कामा 0 हो जाएंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कामा बी हो जाएंगे. ये डिस्टेंस बी को शो करेगी और इसको प्लॉट कर सकते हैं. तो प्लॉट करने के बाद हमें कार्टेशियन से प्लॉट आसानी से कर सकते हैं. हालांकि हमने इसको ट्रेस करके नहीं दिखाया है. ये पॉइंट ए है तो ये ए डैश हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट -a,0. ये बी है तो ये बी डैश कह देंगे और 0, माइनस का बी. हमें ये सारा एरिया, होल एरिया इसका फाइंड करना है, कितना होगा एरिया को फाइंड करना है. तो इस एरिया को निकालने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया है उसको निकालना है, क्योंकि जैसे कि पहले ही बताया कि सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट. तो इसलिए अगर हम ऊपर का एरिया निकाल लेंगे एक्स एक्सिस के तो इतना ही नीचे का भी होगा, और जितना ये लेफ्ट हैंड साइड में है उतना ये राइट हैंड साइड पे होगा वाई एक्सिस के. तो इसलिए हम एक का एरिया निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो चारों ये एक जैसे हैं. तो इस एरिया को निकालने के लिए यहाँ पर देखना होगा कि टी की वैल्यू कितने की इक्वल है, क्योंकि हमारे जो इक्वेशन दे रखा था कर्व का, यानी हाइपोसाइक्लॉइड का, वो पैरामीट्रिक फार्म में था और यहाँ पर टी पैरामीटर था. तो टी की वैल्यू देख लें, और हमारे लिए पैरामीट्रिक फार्म में जो वैल्यू दे रखी है तो इसलिए वहीं से लिखना भी आसान रहेगा. तो पैरामीटर की वैल्यू इस पॉइंट पर देख लेते हैं कितने के बराबर होगी और इस पॉइंट पर कितने के बराबर होगी, क्योंकि इतने पोर्शन के नीचे, यानी कर्व का ये वाला एरिया, ये वाला जो कर्व है उसके नीचे के एरिया और एक्स एक्सिस का ऊपर के एरिया, और इन दोनों लाइन, यानी ये वाई एक्सिस है और वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और इस लाइन का यानी एक्स इक्वल टू ए के बीच का जो एरिया होगा ये निकाल लेंगे और इसका 4 टाइम्स करके चारों का एरिया हमें मिल जाएगा, टोटल होल एरिया आ जाएगा. तो इस पॉइंट ए के लिए, तो यानी फॉर पॉइंट ए पॉइंट के लिए हमें पता है एक्स की वैल्यू तो ए के बराबर है, लेकिन हमें यहाँ से पता है कि एक्स की वैल्यू ए कॉस क्यूब टी के बराबर है. तो यहाँ से पैरामीटर टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो एक्स की जगह पर रख देंगे ए कॉस क्यूब टी बराबर ए. तो इसमें से ए से कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा. कॉस यानी टी की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, और कॉस हम लोग जानते हैं 0
रेडियन 1 के बराबर होता है। इस तरीके से टी की वैल्यू तो ज़ीरो आ गई, यानी इस पॉइंट ए पर टी की वैल्यू ज़ीरो के बराबर होगी। अब बी पॉइंट पे देख लें, वहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो के बराबर है, वाई की वैल्यू वी है, और हम अगर एक्स से वैल्यू निकालें तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो है। तो एक्स बराबर ज़ीरो जब होगा तो एक्स की वैल्यू ए कॉस क्यू टी दे रखी है, उसके करस्पॉन्डिंग हम टी की वैल्यू को निकालेंगे। ज़ीरो को ए से डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो के बराबर ही आएगा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस, फिर इससे क्यूब हटाएंगे दोनों तरफ, क्यूब रूट लग जाएगा तो ज़ीरो आ जाएगी वैल्यू कॉस टी की वैल्यू। और कॉस हम लोग जानते हैं पाई बाई टू की वैल्यू होती है, तो टी की वैल्यू पाई बाई टू के बराबर होगी। इसलिए इस बी पॉइंट पर टी की जो वैल्यू होगी पाई बाई टू। टी जो है दिखाने के लिए किसी एक्सिस नहीं लेना पड़ता है, ये ऐसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा। एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए हमें कोऑर्डिनेट लिखते हैं ज़ीरो को, जैसे कि यहाँ पर ए कामा ज़ीरो और ज़ीरो कामा बी है। टी इसको ऐसे ही हम लोग लिखा करते पैरामीटर को, इससे एक्सिस की ज़रूरत नहीं होती। तो इस आर्क ए से लेके बी तक के लिए हमें लिमिट पता चल गई, टी की वैल्यू ज़ीरो से लेके पाई बाई टू तक है। तो द रिक्वायर्ड एरिया, द यानी हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ द कर्व, द एरिया ऑफ द कर्व। तो कर्व का एरिया जो है वो ऐसे निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले बताया था, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस का एरिया निकाल लेंगे, यानी एरिया ऑफ ओ ए बी ओ का एरिया। और इस एरिया को निकालने के लिए हमें इस कर्व के नीचे का एरिया देखना होगा, एक्स एक्सिस यानी डी एक्स के ऊपर का एरिया, और इन लिमिट्स के बीच एरिया जिनके बीच में ये पोर्शन है एक्स इक्वल टू ज़ीरो से लेके एक्स इक्वल टू ए तक। अब यहाँ पर y की वैल्यू जो दे रखी कर्व की वो लिखेंगे, और इससे पहले हम यहाँ पर इसको, क्योंकि y और x की वैल्यू t की फार्म में दे रखी है तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट हम t की फार्म में रख देंगे, लेकिन dx की वैल्यू नहीं निकाली हमने t की फार्म में। तो इसके लिए ऐसा करें कि अभी तो ये x की वैल्यू है, इसे ऐसे लिख सकते हैं, dt से डिवाइड कर दें और dt से इंटू कर दें। अब यहाँ पर लिमिट जो है वो t की ही होगी, तो t की वैल्यू जब ज़ीरो, जब हमने यहाँ पर सॉरी देखें कि इस पॉइंट पर ए की वैल्यू ए थी और फिर बी पॉइंट पर इसकी वैल्यू ज़ीरो थी, तो ए टू ज़ीरो होगा। अब टी की वैल्यू जो है ए के करस्पॉन्डिंग ज़ीरो आई थी, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पर दिखाया कि ए के करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू ज़ीरो आई थी, और ज़ीरो के करस्पॉन्डिंग वैल्यू टी की आई थी पाई बाई टू। तो यहाँ पर ज़ीरो टी की वैल्यू ज़ीरो से पाई बाई टू, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पर हमने किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो चेंज कर दिया, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा तो एक्स की लिमिट, टी के रिस्पेक्ट में हो रहा टी की लिमिट। तो ये 4 टाइम्स ज़ीरो टू पाई बाई टू। अब वाई की वैल्यू वहाँ से रख दें बी साइन क्यूब टी, और डी एक्स ओवर डी टी अभी फाइंड नहीं किया तो ऐसा करते हैं कि डी वाई ओवर डी टी लिख दिया और एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो ए कॉस क्यूब टी है इंटू डी टी। अब यहाँ पर जो कांस्टेंट है ए और बी, इनको तो हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेते हैं, बाहर लिख देते हैं। अगले पेज पर 4 टाइम्स पहले से चल रहा था और हमने यहाँ से बाहर ले लिया ए को और बी को। लिमिट है थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो से पाई बाई टू, और हमारे पास पहले से चल रहा है साइन क्यू टी। और अब यहाँ पर ए जब बाहर ले लिया तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पावर आगे आ जाएगी थ्री, और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी कॉस स्क्वायर टी। कॉस का दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करेंगे, माइनस का साइन टी हो जाएगा। टी का डिफ्रेंसिएशन क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो इसलिए टी का नहीं करना पड़ेगा, और इतनी वैल्यू आ गई टी का, तो डी टी लिखा हुआ है यहाँ पर पहले से। अब यहाँ पर माइनस को बाहर ले लेंगे और थ्री को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट को। 4ab और माइनस थ्री को हमने इस इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लिख लिया है। लिमिट इसकी है, लिमिट है ज़ीरो से पाई बाई टू, साइन की पावर थ्री ये और वन ये, फोर पावर हो जाएगी, यानी साइन की पावर 4t इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमको इस फार्मूले का यूज़ करते हुए वैल्यू को निकाल लेना है। लिमिट ज़ीरो से पाई बाई टू साइन टू द पावर एम थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा
डी थीटा है, तो इसका फार्मूला याद कर लीजिए, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 टू टाइम्स गामा m प्लस n प्लस 2/2। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 AB। और इस फार्मूले का जब यूज़ करेंगे तो गामा 4+1/2 गामा n की जगह यहाँ पर देख रहे हैं 2 है, तो 2+1/2 4/2, और ये 4+2+2/2, ये 2 से कैंसिल कर लेंगे 6 टाइम्स, तो ये 6 टाइम्स ए भी आ जाएगा। और यहाँ पर गामा 5/2 और गामा 3/2 अपान ये 8/2 यानी 4 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं ये 4 होता है, और अगर पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर 4, तो इसे पॉजिटिव इंटीजर है तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करते हैं तो एक कम हो जाएगा यानी 3। और इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो 5/2 से एक कम होता है 3/2, वही बाहर निकलेगा। और 3/2 से कम 1/2 तो वो निकलेगा, और बचेगा उतना ही 1/2। ऐसे 3/2 से बाहर निकालेंगे तो 3/2 से एक कम होता है 1/2, और इतना बचेगा भी, क्योंकि हमने ये फार्मूला लगाया है गामा n होता है तो एक जो निकलता है वो इससे कम होता है और वही इसमें बचता भी है। वही फार्मूला हमने इन दोनों में अप्लाई किया है यहाँ पर। अब ये -6AB इंटू ये 3 और अपान में 4 चला जाएगा, तो 3 अपान में 4 हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती 3 इंटू 2 इंटू 1, और गामा, और यहाँ पर 2 और बचा 1/2, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 2। ये गामा 1/2 की वैल्यू जो होती है √π होती है, ऐसे ये वाला भी गामा 1/2 इसकी वैल्यू भी √π होगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से कैंसिल हो जाएगा 6 3 टाइम्स। इस तरीके से हमारे पास ऊपर बचेगा माइनस का 3 अपान ये 4 2 जा 8, 3/8 √π इंटू √π पाई होता है, और ए बी ये हो जाएगा। माइनस आ रहा है तो माइनस साइन को हम यहाँ पर निगलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है ए बी, तो निगलेक्टिंग निगेटिव साइन, क्योंकि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एरिया एंड वॉल्यूम इस तरीके से कोई भी हो, निगलेक्टिंग निगेटिव साइन। तो हमें ये रिज़ल्ट मिल गया है। थैंक यू वेरी मच इंडीड। और ये यहाँ पर हम लिमिट को अगर x इक्वल टू 0 यानी शुरुआत से ही अगर x बराबर 0 से लेके x इक्वल टू a ले लिख लेते हैं यहाँ पर, तो पहले गलती हो गई थी इस वजह से थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा। तो 0 से a अगर ले लेते तो फिर यहाँ पर लिमिट π/2 से 0 हो जाती, तो वो माइनस वाला साइन आता ही नहीं। अगर ऐसा कर देंगे तो वो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर शुरुआत से लिमिट को अगर x बराबर 0 से लेके x इक्वल टू a चलेंगे, यानी ठीक ऑर्डर तो यही था कि 0 से ये लेना, तो आप 0 से लेंगे तो जो अपर वाली लिमिट है वो लोअर में और लोअर वाली अपर में चलेगी, तो बाद में जो साइन आएगा वो माइनस हमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए माइनस साइन से हमको नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस आ भी रहा होगा तो वो माइनस से यानी लिमिट 0 π/2 से 0 आ रही होगी, इस माइनस से लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं कर a टू v f(x) dx हो और यहाँ पर माइनस लगा हो, तो माइनस हटा देंगे और लिमिट को बदल देंगे, लोअर का अपर और अपर का लोअर करके फिर हम लोग आराम से स्मूथली इस सवाल को लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।